हाय एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं लेक्चर 3 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का। जैसे कि इससे पहले भी आप 2 लेक्चर मेरे साथ पढ़ चुके हो, दोनों का लिंक मैं इस लेक्चर में लगा दूंगी। इससे पहले आप इस तीसरे लेक्चर में आए, आपको वो वाला लेक्चर पूरी तरीके से क्लियर होने चाहिए। तो हम इसके नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। आप लोगों को हेडिंग दिख रही है न्यूक्लियस। हम इस वाले पैराग्राफ को बाद में करते हैं। और हम कौन से वाले पैराग्राफ की बात कर रहे हैं? इस पैराग्राफ की बात कर रहे हैं। यहाँ तक ये जो पैराग्राफ है इसकी यहाँ तक बात कर रहे हैं, ये हम बाद में करेंगे। इससे पहले जो इसका मेन पैराग्राफ है हम उस पर काम करते हैं, ठीक है। मेन पैराग्राफ पे आ जाइए आप सब लोग। मेन पैराग्राफ है यहाँ पर, ठीक है। मेन पैराग्राफ में क्या क्या कहा गया है, सबसे पहले आप लोगों को अच्छे से ये आइडिया हो जाना चाहिए कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कि न्यूक्लियस होता क्या है। तो न्यूक्लियस जो होता है बच्चों, वो क्या होती है? एक डबल लेयर्ड कवरिंग मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस क्या होता है? एक डबल लेयर कवरिंग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस होता क्या है ना। तो न्यूक्लियस क्या होती है? न्यूक्लियस एक वो चीज़ होती है सेल के अंदर, जो सेल को क्या कर रहा होता है बच्चों? कंट्रोल कर रहा होता है। सेल को क्या कर रहा होता है? कंट्रोल कर रहा होता है। सेल को कंट्रोल कर रहा होता है। अब सेल को कंट्रोल करने के लिए, सेल की हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास न्यूक्लियस है। अब बेसिकली अब जब हम किसी चीज़ के बारे में जान रहे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, वो कैसा दिखता है। तो ये सारी चीज़ है। तो सबसे पहले सेल की स्ट्रक्चर के ही बारे में यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है इसकी? एक ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स है। इसमें क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। यानी कि अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है इसकी, है ना। जो मैं अभी अच्छे से इसको बनाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी सी दिखती है, ठीक है। कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है। कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है। अब आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसकी कैसी मेम्ब्रेन होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर विच अलाउ द ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होती है, एक बार हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे पूरी तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि आप लोगों को बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर मैं बना लेती हूँ दोबारा से। ये क्या है? इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर है ये, इसकी ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप लोगों को ये जो खाली जगह दिख रही है ये क्या है? पोर्स है। क्या करते हैं? ये क्या है? पोर्स है। और ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट है तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं इसको? न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये बाहर का हिस्सा है, और ये बाहर का हिस्सा क्या कहलाता है? इसके साइटोप्लाज्म। क्योंकि ये किसके अंदर है? आफ्टर ऑल सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो न्यूक्लियस कहाँ है? सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, सेल को कंट्रोल कर रहा है। और प्लस ये कैसे स्ट्रक्चर दिख रही है इसकी? हमें डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिख रही है। बीच बीच में यहाँ पर क्या है? पोर है। अब क्यों दिए हुए हैं ये पोर? ताकि यहाँ से कुछ अगर बाहर जाना हो तो बाहर जा सकता है साइटोप्लाज्म में, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में कुछ भी जा सकता है, और साइटोप्लाज्म से अंदर कुछ भी आ सकता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे बोली भी गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है? विच अलाउ द ट्रांसफ़र ऑफ मटीरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड, दैट इज़ टू द साइटोप्लाज्म विच वी टॉक अबाउट द सेक्शन 5.24। इसमें इन्होंने बता दिया है कि जिस तरीके से मैंने आपको भी बताया कि न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में आउटसाइड और इनसाइड मटेरियल क्या कर सकता है? आ जा सकता है, ठीक है। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच आर विजिबल एज रोड शेप्ड स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रहना ही रहना चाहिए। तो क्या बोला गया है इसमें? बोला गया है कि न्यूक्लियस क्या कंटेन करते हैं? क्रोमोसोम कंटेन करते हैं, जो कि कैसी स्ट्रक्चर होती है? रोड शेप्ड स्ट्रक्चर होती है।
अब ये मान लो सेल है और सेल के अंदर कैसी सी स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर है जिनको हम क्या कह रहे हैं, रोड शेप्ड स्ट्रक्चर कह रहे हैं। अब ये कब दिखेंगी, ये जब दिखेंगी हमें जब क्या होगी, सेल क्या करने जाएगी, सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि क्रोमोसोम कब विजिबल होते हैं, तो आप लोग क्या कहोगे, जब सेल क्या कर रही होती है, डिवीज़न करने के लिए जाती है। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक पॉइंट बता देती हूँ कि कौन से पॉइंट पे हम कह रहे हैं इस चीज़ को, है ना। एक बार आप लोग देख लो कि मैं किस पॉइंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। इस पॉइंट की बात कर रही हूँ मैं, एक बार इसको अच्छे से देख लो। सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड, ठीक है, सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड। तो कौन सा पॉइंट होता है, एक पॉइंट होती है, एक होता है मेटाफेज, ठीक है। सेल का जो मेटाफेज वाला पॉइंट होता है, इस मेटाफेज में क्या होती है, न्यूक्लियस जो होते हैं, ये वाले जो न्यूक्लियस मैंने अभी बताए, ये बहुत अच्छे से विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। Chromosome contain information for the inheritance of character from one parent to the next generation in the form of DNA। यानी कि DNA की फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। तो DNA की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले क्रोमोसोम का क्या काम है, क्रोमोसोम क्या करता है, इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। यानी कि इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है, अनुवांशिक जानकारी, यानी कि जो जनरेशन से चली आ रही है जानकारी, उस जानकारी को एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में ट्रांसफ़र करना, या उस पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में क्या करना, या फिर नेक्स्ट प्रोजेनी में, या फिर नेक्स्ट आने वाले बच्चों में वो जो जनरेशन, वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किसकी फॉर्म में आती है, डीएनए की फॉर्म में आती है, ठीक है। इस डीएनए की फुल फॉर्म का क्या नाम होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम आर कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो आपको कई बार ऑप्शंस में दिख जाएगा कि डीएनए किससे मिलकर बना होता है, तो डीएनए एंड प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। सॉरी, क्रोमोसोम किससे बने होते हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। तो वही चीज़ है कि डीएनए में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, इतनी नेसेसरी, जो भी है ज़रूरत हो, जो भी ऑर्गेनिज्म की जो भी सेल होती है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। मतलब अगर मान लो एक सेल से जब दो सेल बनेंगी, एक सेल से जब दो सेल बनेंगी, तो उसके लिए, उसको बनाने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, जितनी इन्फॉर्मेशन की नेसेसरी होगी, वो उसको क्या कर लेता है, कंस्ट्रक्ट कर लेता है। यानी कि एक डीएनए की इन्फॉर्मेशन क्या करती है, एक सेल को कॉपी करके दो सेल में कन्वर्ट करवाने में हेल्प करती है। फॉर कंस्ट्रक्टेड ऑर्गेनाइजेशन द फंक्शन सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन। तो आप लोग को जीन की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाएगी क्लास 10th में कि व्हाट इज जीन, तो आप लोग को क्या कहोगे कि जीन इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। यानी कि अगर डीएनए है, यहाँ पर डीएनए है, तो अगर इसका एक छोटा सा, अगर मैं कहूँ इसका एक छोटा सा जो पार्ट है, अगर मान लो ये वाला पार्ट है ना, अगर मान लो कौन सा वाला पार्ट है, अगर मान लो सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है, इसको हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो है एक सेगमेंट है, किसका सेगमेंट है, डीएनए का सेगमेंट है, और इसी को ही हम क्या कह रहे हैं, जीन कह रहे हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। प्रेजेंट इन अब न्यूक्लियस क्या करता है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में। द प्रोसेस बाय विच सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म टू न्यू सेल। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया भी है कि एक सिंगल सेल किस में डिवाइड करती है, दो नई सेल में। इट इज़ ऑल्सो अ प्ले अ क्रूशियल रोल अलॉन्ग विद द एनवायरमेंट इन डिटरमाइनिंग द वे ऑफ सेल विल डेवलप वुड एग्जिबिट मेच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो आपको यहाँ पे ये वाली बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि कौन सी वाली बात याद रखनी है कि क्या करता है, डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। यानी कि सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनको ये मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन,